हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज प्रीति हियर एंड वेलकम टू बी बायोटेक। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैं लेके आई हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जो प्रॉपर एक टॉपिक मैं लेके आई हूँ, दैट इज हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मैं स्पेशली ये टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। दैट्स वाई मैं इस टॉपिक को लेके आई हूँ और इस टॉपिक पे पर्टिकुलर डिस्कस करूंगी। कुछ यहाँ पे मैं 30 क्वेश्चंस की सीरीज आपके सामने लेके आई हूँ। 30 क्वेश्चन की सीरीज को हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर में। ओके, सो स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल अबाउट योर सिलेबस। सिलेबस के बारे में आपको मालूम है कि टोटल आपके 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, जिसमें अगर आपको देखें तो 2 चैप्टर आपके केमिस्ट्री से आ रहे हैं। ओके, 2 चैप्टर आपके फिजिक्स से आ रहे हैं और जो 3 चैप्टर आ रहे हैं दैट इज आपके बायोलॉजी से आ रहे हैं। मीन्स बायोलॉजी का जो यहाँ पे स्टैंडर्ड है, यहाँ पे हाई है। बायोलॉजी के जो क्राइटेरिया है वो हाई है। केवल बायोलॉजी आपकी 18 मार्क्स की आ रही है, जिसमें आपका जो यूनिट 2 है जिसमें वर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी, इवोल्यूशन का जो टॉपिक है वो ऑब्वियसली आपका कटा हुआ है। इवोल्यूशन का टॉपिक पूरी तरह से कटा हुआ है। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस आएगा। हेरिडिटी में आपसे सिर्फ मेंडलिज्म के बारे में पूछा जाएगा, इनहेरिटेंस लॉ और सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसके बारे में आई नो कि आपको बहुत अच्छे से आपने प्रिपरेशन कर ली होगी। नाउ जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज में उसमें आपका सिर्फ आवर एनवायरनमेंट आ रहा है, जो कि अगर आप एक एनसीईआरटी की बुक को एक बार प्रॉपरली पढ़ लोगे चैप्टर को तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब बचता है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। सो कुछ क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज आपके साथ मैं डिस्कस यहाँ पे करने वाली हूँ। सो आप लोग जरूर देखिए स्टूडेंट, जो भी आपके इसमें डाउट्स होंगे मैं कोशिश करूंगी कि मैं कम टाइम में इन डाउट्स को क्लियर करूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो कुछ क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज के साथ में। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहेंगे। ओके, सो जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है स्टूडेंट, वेरी शॉर्ट आंसर्स में मैं लेके आई हूँ। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग विच इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट ऑन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। मीन्स रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है, ओके, उसके अंदर में जो डीएनए की कॉपी होती है वो बिल्कुल परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होती है। इसका क्या इफेक्ट होता है, क्या इसका इफेक्ट है, आपको ये क्वेश्चन बताना है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जो आंसर है पहले हम आंसर को देख लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ आंसर क्या है। DNA copy is not a perfectly accurate and the resultant errors are a source of variation. This is the main word. Okay, the variation, this is the main word. Variation in the population of organism. स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल कि इस वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते हैं। उनमें डिफरेंसेस होते ही होते हैं। वो अलग बात है कि आपने टीवीज वगैरह में देखा होगा कि वो डबल रोल है और ट्रिपल रोल है, तो वो सब टीवी में ही होता है। बट अगर रियल लाइफ में आ जाए तो कोई भी दो जीन जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे की सेम कॉपी नहीं हो सकते। ओके, आप खुद को देखिए, आप खुद कभी भी अपने मम्मी पापा के 2 कॉपी नहीं हो सकते। बिकॉज जो कैरेक्टर्स होते हैं वो 50% मदर से आते हैं और 50% फादर से आते हैं। ओके, सो 50-50% जब कैरेक्टर यहाँ पे मिलते हैं तभी एक वेरिएशन होगा। अगर हम 2 कॉपी होंगे तो वेरिएशन कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डीएनए की एक्यूरेट कॉपी नहीं होती है और जिसका रिजल्ट होता है वेरिएशंस आना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो सबसे बड़ी बेनिफिट है वो यही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस पाए जाते हैं। ओके, डिफरेंसेस पाए जाते हैं और वेरिएशंस की वजह से ही हम जो होते हैं, हमारे अंदर जो चेंजेस होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मेंशन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय अमीबा एंड प्लेनेरिया। इसमें आपको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताना है अमीबा के अंदर में और प्लेनेरिया के अंदर में। तो अमीबा में आप जानते हो कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, ठीक है। और प्लेनेरिया की बात करें तो रीजनरेशन के थ्रू होगा, ठीक है। प्लेनेरिया के अंदर रीजनरेशन होता है और अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। डायग्राम आपको एक एनसीईआरटी के बुक में जो दिए हैं वही फोकस करना है, बट ये शॉर्ट आंसर है तो इसमें डायग्राम मेंशन करने की उतनी जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नेम द बॉडी पार्ट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन फीमेल। ये तो सिंपल सी बात है कि ह्यूमन फीमेल के अंदर में जो फर्टिलाइजेशन होता है कौन सा पार्ट होता है बॉडी का, दैट इज फिलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं कि फिलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो अकर होती है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट
Question: Name two simple organism having the ability to regenerate. कुछ ऐसे सिंपल ऑर्गेनिज्म के नाम बताने हैं जिनमें एबिलिटी होती है रीजनरेट करने की। तो कौन से हो जाएंगे? हाइड्रा होगा। आपको मालूम है कि हाइड्रा का किसी भी पार्ट से उसको अगर अलग कर दिया जाए या अलग हो जाए किसी भी सिचुएशन से, वेदर कंडीशन की वजह से, तो एक न्यू हाइड्रा फॉर्म हो जाता है। उसी तरह से प्लानेरिया जो होता है, प्लानेरिया में भी यही प्रोसेस होती है। तो रीजनरेशन की प्रोसेस अगर पूछे किसी ऑर्गेनिज्म में तो आंसर इज प्लानेरिया एंड हाइड्रा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज दैट नेम द पार्ट ऑफ ब्रायोफिलम। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्रायोफिलम का नाम ही आपको आंसर बता देगा। पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। वेयर द बर्ड्स आर प्रोड्यूस फॉर द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए ब्रायोफिलम में कौन सा प्रोडक्शन होता है, किस पार्ट में? तो ब्रायोफिलम क्या है स्टूडेंट? ब्रायोफिलम इट इज अ लीफ। ठीक है, तो बस आपको आंसर में लीफ लिख देना है। द लीव्स प्रोड्यूस बर्ड इन द ब्रायोफिलम विच आर यूज्ड फॉर द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ब्रायोफिलम की जो लीफ होती है, आपके एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम दिया हुआ है ब्रायोफिलम की लीफ का, आप वहां पर जाके मेंशन कर सकते हैं इसमें। Now move to the next question. List two functions of the ovary of the human female reproductive system. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है स्टूडेंट। जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मैं लेके आई हूँ, मैंने एक प्रॉपर स्लाइड स्पेशली आप लोगों के लिए तैयार की है, और ये क्वेश्चंस काफी टाइम रिपीट हुए हैं बोर्ड के एग्जाम में, इसीलिए आप लोगों के सामने मैं ये शो कर रही हूँ। आई नो कि आप लोग अभी तक अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं और मुझे वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ टेक्निकल इशूज की वजह से ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, बट नथिंग अबाउट दैट। आगे की जो वीडियोस होंगी वो फॉलो होंगी, और 10th क्लास के कंटेंट भी मैं नेक्स्ट सेशन से जरूर लेके आऊंगी। ओके, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिस्ट टू फंक्शन ऑफ द ओवरी ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आंसर आपका है टू फंक्शन ऑफ द ओवरी। कौन से हैं? सबसे पहला होगा ओवम। ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है? फीमेल गैमेट्स। ओवरी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? प्रोड्यूस टू द फीमेल गैमेट। उसको क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट का जो मेन पार्ट है दैट इज द ओवम। ठीक है, और सिक्रीशन ऑफ फीमेल हार्मोन। और फीमेल हार्मोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ओवरी के अंदर में जो हार्मोन सिक्रीट होता है उस हार्मोन का नाम क्या है? दैट इज एस्ट्रोजन। ओके, एस्ट्रोजन जो होता है सिक्रीट होता है, और प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है नॉर्मली डिलीवरी के टाइम में ये हार्मोन सिक्रीट होता है, बट ये दोनों हार्मोन जो होते हैं वो ओवरी ही सिक्रीट करती है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So now student we will move to the question number 7. Name the unicellular organism which cause the diseases known as काला जार। ओके, काला जार के बारे में कई बार आपसे पूछा जाता है कि काला जार जो डिजीज होती है उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिसके थ्रू ये होता है, तो दैट इज द लसमानिया। आंसर इज दैट लसमानिया। ओके, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? दैट इज जाइगोट। तो आंसर इज दैट जाइगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द प्रोडक्ट इज फॉर्म विच इज नोन एज जाइगोट एंड विच इज डिप्लॉयड इन नेचर। ठीक है, ये नेचर में 2n का होता है, बिकॉज जो हमारे गैमीट्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं स्टूडेंट? जो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, तो जो डिप्लॉयड जाइगोट होता है वो हमेशा डिप्लॉयड होगा। ओके, नेम द कैजुएटेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स। एड्स को कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? तो यू नो वेरी वेल अबाउट द HIV। ओके, the causing agent of AIDS is equal to HIV, that is human immunodeficiency virus. Okay, or what is the AIDS? It is a sexually transmitted diseases which is known as acquired immunodeficiency syndrome. Okay, नाम पूछ लिया जाता है तो आपको इसका पर्टिकुलर नाम लिखना आना चाहिए। नाउ व्हाट इज द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है? तो प्यूबर्टी एक स्टेज होती है किसके अंदर में? किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, लाइक प्यूबर्टी is the process of a physical change when the reproductive system is functionally active or start reproducing ova or sperm. कोई भी मेल या फीमेल जब वो जन्म लेते हैं तो उनके अंदर में उनके जेनिटल पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फीमेल के अंदर में ओवरी होगी ही और मेल के अंदर में स्पर्म्स भी होंगे, बट वो उस समय इनएक्टिव पार्ट में होते हैं। बट जब एज ऑफ प्यूबर्टी आती है तो आफ्टर 12 ईयर्स के बाद में जब जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जब प्यूबर्टी की एज आती है तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं उनका जो फंक्शन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्यूबर्टी इज द स्टेट वेयर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर एक्टिंग इन फंक्शनिंग फॉर्म। ओके, तो ये आपका आंसर जस्टिफाई होगा। नाउ वी विल मूव
to the next question, list any 4 mode of asexual reproduction। आपको asexual reproduction के कोई 4 मॉडिफिकेशन बताने हैं। तो आपको मालूम है सबसे पहला होता है फिजन, फिर होता है आपका बडिंग, फिर होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन, फिर आपका होता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, यू कैन गिव एनी एग्जाम्पल, यू कैन गिव वन एग्जाम्पल इन ईच ऑफ द दीज। आप इसमें आप एग्जाम्पल्स भी सेट कर सकते हैं, कोई भी आप एग्जाम्पल सेट कर दीजिए। जैसे कि फिजन है तो फिजन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, फिजन किसके अंदर में होता है, बाई बाइनरी फिजन होगा अमीबा के अंदर में। तो यहाँ पे आप अमीबा का एग्जांपल यहाँ पे आप दे सकते हैं। मल्टीपल फिजन किस में होगा, जो भी आपके मल्टीपल फिजन होते हैं प्लाज्मोडियम के अंदर में। प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक मॉस्किटो है जो कि आपका मलेरिया कॉज कराने वाला वेक्टर है। ठीक है, तो मल्टीपल फिजन उसमें पाया जाता है। आपके एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम्स ऑलरेडी मेंशंस है। नाउ बडिंग, बडिंग किस में होगी, ईस्ट के अंदर में। स्पोर्स का फॉर्मेशन किस में होगा, राइजोपस के अंदर में। एंड फ्रेगमेंटेशन किस में होगा, स्पाइरोगैरा में। और यू कैन ऑल्सो गिव द एग्जांपल ऑफ प्लानेरिया। Now move to the next question, how does the embryo get nourishment inside the mother body। mother body के अंदर में embryo का जो nourishment होता है वो कैसे होता है। तो this is the important question, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। प्लेसेंटा के बारे में कई बार ही पूछा जाता है। After the implantation, a disc-like spatial tissue develop between the uterus wall and the embryo. This is called the placenta. Okay, you can say placenta is the link of a mother or embryo. Placenta is the link between the mother and the embryo or the child. Okay, placenta एक ऐसा link है जो mother को उसके embryo से connect करता है। किस चीज के लिए, nutrition के लिए। ठीक है, गैसेस के एक्सचेंज के लिए, और जो भी आपके एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाहर एक्सक्रीट करने के लिए। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन किस चीज का इम्प्लांटेशन होगा भाई, एम्ब्रियो का। ठीक है, आपको मालूम है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है और उस डिप्लॉयड जाइगोट का फिर एम्ब्रियो में फॉर्मेशन होता है। फिर उस एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर दिया जाता है किसके अंदर में, यूट्रस के अंदर में। ठीक है, तो यूट्रस के अंदर में जब एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाता है तो एक डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू डेवलप होते हैं किसके बीच में, उस यूट्रस में और उस एम्ब्रियो के बीच में, जो कि एक लिंक करते हैं दोनों के बीच में, ताकि जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी रिपीटेड है। यहाँ पे जो भी मैं स्लाइड्स लेके आई हूँ स्टूडेंट, रिपीटेड क्वेश्चन की स्लाइड लेके आई हूँ, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप फोकस करिएगा। ओके, now student move to the next question, mention the 2 function of the human testis। आपके ह्यूमन टेस्टिस के कोई 2 फंक्शन लिखने हैं। तो जो मेन 2 फंक्शन होते हैं टेस्टिस के, क्या प्रोड्यूस कराता है, एक तो हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कराएगा। और अगर फीमेल में पूछा जाए तो कौन सा हार्मोन होगा, एस्ट्रोजन। ओके, और क्या करता है, मेल सेक्स गैमीट को प्रोड्यूस कराता है, विच इज नोन एज स्पर्म। तो ये 2 मेन फंक्शन है किसके, टेस्टिस के। Now give 2 example of IUCD and STD। What is IUCD here? तो IUCD it is a intrauterine कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ओके, एक ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है नॉर्मली जो लेडीज होती हैं जो कि अनवांटेड जो आपका एम्ब्रियो होता है, अनवांटेड चाइल्ड को डिले करने के लिए या अनवांटेड चाइल्ड को अवॉइड करने के लिए ये मेथड्स को यूज किया जाता है, आईयूसीडी। ठीक है, तो आईयूसीडी इज अ इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जो कि कॉन्ट्रासेप्टिक्स यहाँ पे कुछ पिल्स भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कॉपर टी, वो ले सकते हैं। जो भी वुमेन्स होती हैं लूप्स का फॉर्मेशन हो सकता है, लूप्स को लगवा सकती हैं, या फिर मेडिसिन को भी प्रोवाइड कर सकती है, जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन आती हैं। ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, और एसटीडी, व्हाट इज एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के कोई 2 एग्जांपल आपको देने हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज साइफिलिस एंड गोनोरिया। ठीक है, तो साइफिलिस में क्या होता है स्टूडेंट, साइफिलिस का जो एक सिम्टम होता है वो पूरी बॉडी पे ब्लिट्स हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जो कि पेनलेस होते हैं, जिनमें कोई भी पेन नहीं होता है। ओके, बट गोनोरिया जो होता है वो जेनिटल पार्ट में होता है, और उसमें जेनिटल पार्ट में आपके घाव हो जाते हैं, और वहाँ से जो यूरिनेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा बर्निंग वहाँ पे सेंस होता है, और बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। ठीक है, तो ये 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है जिनके एग्जाम्पल आपको देने हैं। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। यहाँ पे आपको बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में डिफरेंशिएट बताना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 पॉइंट हाईलाइट किया है, बट ये सफिशियंट है आंसर्स के लिए। यू कैन ऑल्सो मेंशन 2 पॉइंट्स हियर। बाइनरी फिजन किस में होता है, अमीबा के अंदर में होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें केवल 1 पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है और ये 1 पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, ठीक है। मल्टीपल फिजन में ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है और इसमें भी 1 पेरेंट्स की जरूरत होती है और ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है, मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए इसको मल्टीपल फिजन बोल रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा, 2 से बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म जो होंगे मेनी होंगे। तो और ये होगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है, वाइवेक्स, मैंने अभी बताया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज अ मलेरिया कॉजिंग वेक्टर। एक मलेरिया कॉजिंग वेक्टर क्या, मच्छर होता है, ये मॉस्किटो होता है जो कि मलेरिया कॉज कराता है, ठीक है। और ये जब मल्टीपल फिजन के थ्रू नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट define the term unisexual and bisexual giving the example of each। आपको यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के टर्म को डिफाइन करना, तो नाम ही आपको बता रहा है यूनिसेक्सुअल मतलब जिसमें वो प्लांट्स जिसके ऊपर केवल एक ही सेक्स के ऑर्गेनिज्म जो हो प्रेजेंट हो। तो यूनिसेक्सुअल इज द प्लांट whose flower contain either a sperm, या तो वो स्पर्म को कंटेन करेंगे या तो वो कार्पल को, या तो मेल जो ऑर्गन को कंटेन करेंगे या तो फीमेल ऑर्गन को कंटेन करेंगे, बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों नहीं होंगे, ठीक है, किसमें, यूनिसेक्सुअल में। बट इन बाइसेक्सुअल में क्या होगा स्टूडेंट, बाइसेक्सुअल में आपके दोनों होंगे, मेल और फीमेल बोथ जो होंगे वो उस फ्लावर पे होंगे, अटैच होंगे। और जो आपका बाइसेक्सुअल के एग्जांपल कौन से होंगे, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, ठीक है। हिबिस्कस मतलब जो गुड़हल होता है और मस्टर्ड मतलब आपका सरसों। तो ये बाइसेक्सुअल प्लांट है। और मोनोसेक्सुअल में आप एग्जांपल दे सकते हैं पपीते का और वाटरमेलन का। ओके, नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन द रिप्रोडक्शन। देखिए फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि डीएनए कॉपिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे जो स्लाइड प्रिपेयर की है वो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन की है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप फोकस करिएगा इन क्वेश्चंस के ऊपर और शेयर भी करिएगा अपने अदर स्टूडेंट्स के साथ ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले। ओके, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो यू नो अबाउट वेरी वेल व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पेसीज से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस पूछी गई है डीएनए कॉपिंग की, तो वो क्या है, डीएनए कॉपिंग इट इज द रिप्रोडक्शन आर द फॉलोज। क्या इसका प्रोसेस है, 2 हमने दिया हुआ है, एक यहाँ पर देखिए, एक नंबर 1 ये है और नंबर 2 ये है, तो 2 इसके इंपॉर्टेंस है डीएनए कॉपिंग के रिप्रोडक्शन में। जो पहला है कि डीएनए कॉपिंग इज कॉल्ड द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए में हमेशा रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, डीएनए के पास एक एबिलिटी होती है कि वो खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। रीएप्लिकेट का मतलब समझ में आ रहा, खुद से दोबारा से एप्लीकेट हो जाना, दोबारा से रेप्लिकेट हो जाना, ठीक है, उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो ये जो कंडीशन होती है, जो एबिलिटी होती है, सिर्फ डीएनए के पास में होती है। तो डीएनए कैन बी रेप्लिकेट themselves and in this process one copy of each replicated DNA, इसमें डीएनए की जो एक रेप्लिकेटेड कॉपी होती है विल बी पास टू द डॉटर सेल, वो डॉटर सेल्स के अंदर में चली जाती है, किसमें, डीएनए रेप्लिकेशन की। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है वो आप नेक्स्ट क्लास में, मतलब जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे अभी आपको बस इतना ही समझना है। नाउ नेक्स्ट है सबसे बड़ा जो है वेरिएशंस इसमें अकर होते हैं, ठीक है। जब भी डीएनए की कॉपिंग होगी स्टूडेंट तो यहाँ पे वेरिएशंस अकर होंगे, तो वेरिएशन में बी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द डीएनए कॉपी। जब भी डीएनए की कॉपिंग होती है स्टूडेंट तो वेरिएशन यहाँ पे अकर होते हैं और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वेरिएशन होंगे तो आगे वही वेरिएशन इवोल्यूट हो पाएंगे, इवोल्यूशन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है कि वेरिएशन में बी इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डीएनए कॉपी, inbuilt the tendency of the variation and during the reproduction form the basis of the evolution। okay, तो ये आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है according to your question। Now student, move to our next question, what is the difference between the internal and external fertilization। internal और external fertilization के बीच में आपको differentiation यहाँ पे करना है। तो internal fertilization आपको मालूम है बॉडी के अंदर में होता है, ठीक है। तो मेल गैमीट्स आर
आर डिस्चार्ज इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। ठीक है, जो भी मेल गैमेट्स होंगे वो फीमेल बॉडी के अंदर में ही डिस्चार्ज होंगे। ओके, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स अकर इनसाइड इन द बॉडी, जो गैमेट्स का फ्यूजन भी होगा वो भी इनसाइड ऑफ द बॉडी होगा फीमेल के अंदर में। और इसके एग्जांपल आप देंगे इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए और आपके ह्यूमन बींग्स हो गए। नाउ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो भी फर्टिलाइजेशन होगा आउटसाइड ऑफ द बॉडी होगा। ठीक है, both male and female gametes are discharged outside of the body. Now outside of the body female parent cell जो होगी वो outside of the body ही होगा। एग्जाम्पल होंगे आपके फिशेस एंड एम्फीबियंस। ठीक है, फिशेस जो भी होती हैं अपने एग्स को आपको मालूम है पानी में ही लेस कर देती हैं, उसी तरह से एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग्स जो होते हैं वो भी अपने एग्स जो होते हैं वाटर में लेस करते हैं और फिर वो एग्स जो होते हैं वाटर के थ्रू वो फ्लो अप होके जाते हैं और दूसरे जो आपके एनिमल्स होते हैं उनके गैमेट्स के साथ फ्यूज होके फिर वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये आपका एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एक डिफरेंशिएशन है जो कई बार पूछा गया है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मेंशन द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इन ह्यूमन। देखिए फिर से यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका कि ह्यूमन के अंदर में टेस्टिस का आपको फंक्शन बताना है। तो टेस्टिस का जो मेन फंक्शन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट इज द टर्म डिफाइंड हियर? स्पर्मेटोजेनेसिस और कुछ नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, एंड टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स एंड स्पर्म्स। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती है? मेल गैमेट्स को, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म्स। ठीक है, सेकेंड वन इज दैट सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। हार्मोन का सिक्रीशन कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगी? दैट इज टेस्टोस्टेरोन। बार बार क्वेश्चन रिपीटेड है स्टूडेंट, मैं स्लाइड ऐसी लेके आई हूँ जो कि रिपीटेड क्वेश्चन की स्लाइड है, आप फोकस करिएगा इन क्वेश्चंस पे और बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, और ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, बट रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए लेके आई हूँ, बट आपको एक आंसर का फॉर्मेशन जरूर पता चलेगा कि कितने मार्क्स में आपको कितना लिखना है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख दिया, जितना पूछा गया आपको उतना ही लिखना है। ओके, सो यहाँ पे हार्मोन का जो सिक्रेशन होगा दैट इज टेस्टोस्टेरोन और जो गैमेट्स का सिक्रेशन होगा दैट इज स्पर्म। ओके, नाउ हार्मोन विच आर हेल्प टू रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, मतलब स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उसको रेगुलेट करने के लिए इस हार्मोन की जरूरत पड़ती है। हार्मोन हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन? मतलब कि टेस्टोस्टेरोन हेल्प्स टू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस या रेगुलेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड ऑल्सो it is maintains the structure and function of the secondary sex character. What is the secondary sex character here? Secondary sex character मतलब जो प्यूबर्टी के बाद और एडोलसेंस के बाद में जो कैरेक्टर्स आते हैं किसी भी मेल और फीमेल के अंदर में, जो चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, दैट इज नोन एज सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, लाइक एज द फेशियल, एक्सियल और पैब्लिक हेयर, वॉइस, मुस्टैच, एक्सेट्रा। मतलब कि बॉयज में देखिए तो उनकी वॉइस थोड़ी सी हैवी हो जाती है, मुस्टैच मूछे दाढ़ी निकल आती है ना, बॉयज बड़े हो जाते हैं, और उसी तरह से कुछ फेशियल, एक्सियल एंड पब्लिकली बॉडी के अदर पार्ट्स में हेयर्स का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज द सेकेंड सेक्स कैरेक्टर्स। ठीक है, और ये सारे कैरेक्टर किसके थ्रू होते हैं? इसी एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों आती है फीमेल्स के अंदर में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है और बहुत ही सिंपल इसका आंसर है, कोई बहुत ज्यादा आपको इसमें लिखना नहीं है, सिंपल आपको आंसर देना है। व्हेन द ओवम डजंट गेट फर्टिलाइज, जब एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और बॉडी के बाहर निकल जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। ओके, देखिए स्टूडेंट, होता क्या है, ओवल्यूशन के पीरियड में हर 14 डेज पर 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और हर ओवुलेशन पीरियड में 14 डेज पर एक ओवरी के अंदर से एक एग जो होता है वो फ्री होता है और बाहर निकल के आता है। ठीक है, और वो वेट करता है स्पर्म का, जब उसे कोई स्पर्म मिलता है तो वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है, और अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, मतलब उसे कोई स्पर्म नहीं मिलता है, तो वो अनफर्टिलाइज्ड रह जाता है। कुछ टाइम तक वो फिलिपिन ट्यूब के अंदर में पड़ा रहेगा, लेकिन जब वो देखेगा कि कोई वहाँ पर नहीं स्पर्म है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो एक टाइम के बाद में बस्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और जो आपके यूट्रस की जो थिकनिंग वॉल है वो उसके ब्लड वेसल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ब्लड के फॉर्मेशन में बॉडी के बाहर आउट ऑफ हो जाता है। दिस इज द नोन एज मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं क्या आंसर है। व्हेन द ओवम डजंट गेट फर्टिलाइज्ड ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पर्म in the female body, then the longer needed and hence it breaks. So the thick soft lining or inner wall of the uterus along with the blood vessels and the dead ovum
comes out of the vagina of the form of the blood called the menstruation. ठीक है, तो ये आपको आंसर अपना जस्टिफाई करना है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द टर्म्स. आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करना है, जैसे कि जो पहला है आपका इम्प्लांटेशन एंड सेकेंड वन इज दैट प्लेसेंटा. दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इम्प्लांटेशन के बारे में हमने अभी 1 मार्क क्वेश्चन में भी पढ़ा था. देखिए ये 3 मार्क क्वेश्चन पे हम आ गए. तो 3 मार्क्स में आपको अपना आंसर कैसे जस्टिफाई करना है, इसको बहुत ध्यान देना है. जितना स्टूडेंट पूछा गया है आपको बस उतना ही लिखना है, कुछ भी एक्स्ट्रा फॉर्मेशन आपको वहां पे नहीं करना है. ओके, सो अब देखिए इम्प्लांटेशन जो है आपका, इम्प्लांटेशन में हमको क्या बताना है. इम्प्लांटेशन किसका होगा, एम्ब्रियो का. ठीक है, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगा, यूट्रस के अंदर में. तो जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जब वो एम्ब्रियो में फॉर्म होगा तो उसको एम्ब्रियो के अंदर में उसको यूट्रस के अंदर में इम्प्लांट करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज इम्प्लांटेशन. ओके, तो द एम्बेडिंग ऑफ द फर्टिलाइज्ड मैमलिन एग, जो एग होगा जो फर्टिलाइज्ड हो चुका है मतलब एम्ब्रियो बन चुका है, उस एम्ब्रियो को इनर थिक वॉल ऑफ द यूटेरस, यूटेरस के अंदर में क्या कर देना, कंटिन्यू टू द डेवलपमेंट वेयर इट विल कंटिन्यू, जहां पे वो कंटिन्यू करेगा अपने डेवलपमेंट, इट इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन. ठीक है, मींस एम्ब्रियो को यूटेरस के अंदर में जाके फिक्स कर देना और वहां पर वो जो एम्ब्रियो होगा वो कंटिन्यू डेवलपमेंट करेगा. दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन. नाउ व्हाट इज प्लेसेंटा हियर. प्लेसेंटा क्या होता है, हमने अभी अभी फिर डिस्कस किया था इसको 1 मार्क के क्वेश्चंस में. फिर से देख लेते हैं व्हाट इज प्लेसेंटा हियर. प्लेसेंटा मैंने आपको अभी बताया था कि इट इज द लिंक बिटवीन द फीटस एंड द मदर. ओके, ये एक लिंक है जो कि मदर और फीटस यानी कि एम्ब्रायो के बीच में एक लिंक बनाता है. एक न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है जो मदर से उस एम्ब्रियो को मिलती है वो सारा कुछ इस प्लेसेंटा के ही थ्रू होता है. ठीक है, तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स डबल लेयर्ड स्पॉन्जी वेस्कुलर टिश्यू इन द ह्यूमन फीमेल. ह्यूमन फीमेल के अंदर में ये कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा सा जटिल एक डबल लेयर्ड स्पॉन्जी वेस्कुलर टिश्यू होता है जो कि फॉर्म होता है बाय द ज्वाइंट एक्टिविटी ऑफ मैटरनल एंड द फीटर. फीटर मतलब जो फीटस होता है जो एम्ब्रियो होता है. तो माँ और बच्चे के बीच में एम्ब्रियो के बीच में जो एक एक्टिविटी की प्रोसेस को लिंक करने का जो काम करता है वो करता है ये प्लेसेंटा. ठीक है, और ये प्लेसेंटा यूटेरस के अंदर में मेंट फॉर द अटैचमेंट ऑफ नरिशमेंट के लिए होगा, वेस्ट डिस्पोजल के लिए होगा. जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर की तरफ डिस्पोज करने का भी काम करता है. कौन, ये प्लेसेंटा. मतलब फीटस का जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो भी प्लेसेंटा के हेल्प से ही बाहर डिस्पोज हो जाएगा. ठीक है, तो ये मेन फंक्शन था प्लेसेंटा का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो बी में आपसे पूछा गया, व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी. ह्यूमन प्रेगनेंसी की एवरेज ड्यूरेशन कितनी होती है, मतलब कितना टाइम पीरियड लेता है ह्यूमन प्रेगनेंसी. तो दैट इज 40 वीक्स और 280 डेज. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, 9 मंथ्स और कुछ 14 डेज अप और 14 डेज डाउन भी हो सकते हैं, बट जो प्रॉपर एक यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दी है दैट इज 40 वीक्स और 280 डेज. अगर डेज में बताना है तो 280 दिन लगते हैं और पूरे 40 हफ्ते का टाइम लगता है एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप होने में. ओके, नाउ वी विल मूव टू अवर क्वेश्चन. शॉर्ट आंसर में ही देखेंगे, 3 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, नेम द पार्ट ऑफ द सेल वेयर इट इज लोकेटेड एंड एक्सप्लेन इट्स रोल, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल. ओके, तो डीएनए का फुल फॉर्म तो आप लोगों को रटाया होगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. ओके, अब ये डीएनए पाया कहाँ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है क्रोमोसोम्स के अंदर. देखिए सेल होता है, सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है ये डीएनए, और इस डीएनए के अंदर पाया जाता है जीन, और जीन के अंदर में होता है जेनेटिक मटेरियल जो कि 1 जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट होता है और उसी से इवोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो ये पूरा एक जो फंक्शन है वो कंटिन्यू चलता रहता है. तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए को हम बोलते हैं जो कि कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम्स के अंदर में. मीन्स क्या है, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि भैया सेल है, सेल को अगर हम कोई भी बॉडी के अंदर से अगर हमने, हमारी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर से हमें कट लगाया, हमने एक सेल निकाला. ठीक है, एक सेल निकाला, उस सेल को हमने फिर पिन मारी तो सेल के अंदर से हमको मिलेगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर से हमको क्या मिलेंगे, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को हमने निकाला, फिर क्रोमोसोम को हमने और खींच दिया. हमने जब क्रोमोसोम को खींचा तो वो क्या होगा, एक थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर में वो खींच जाएगा और फॉर्म होगा डीएनए, और डीएनए को और खींच दीजिए और स्ट्रेच कर दीजिए तो फॉर्म होगा आपका जीन. ओके, तो यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस होती है जो आप
बड़ी क्लासेस में जाके समझोगे, बट अभी आप यही समझिए कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड विच आर प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए. ठीक है, अब यहाँ पे आपसे जो मेन पूछा गया रोल ऑफ डीएनए का रोल क्या होता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में. तो देखिए DNA plays an important role in the reproduction process of the cell. ठीक है, the reproducing cell produce a identical copy of DNA. जो भी reproducing cell होता है वो DNA की identical copy बनाता है through the some cellular mechanism, मतलब cell division की जो process होती है उसके through. Since the newly form of the copy of DNA lacks of the organized cellular structure, मतलब कि ये जो cellular mechanism के through जो structure बना है वो पहले वाले DNA से कॉपीराइट जो डीएनए होगा उसके बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो सभी के अंदर में अलग अलग होता है. आप अपने मम्मी पापा से डिफरेंट है, बिल्कुल उसी तरह जो कॉपीराइट होगी तो उसमें वेरिएशंस आएंगे ही आएंगे. ओके, तो यहाँ पर ये इन्होंने बताया है द सेल गेट्स डिवाइड टू प्रोवाइड द सेल कवर द न्यूली फॉर्म डीएनए एंड द टू डॉटर सेल आर फॉर्म्ड एंड फ्रॉम द सिंगल सेल. एक सिंगल सेल डिवाइड होती है और दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है जो कि डीएनए की कॉपीराइट होगी. ठीक है, तो ये एक मेन फंक्शन होता है डीएनए का जो आपको वहां पे लिखना है. नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रॉ द लेवल डायग्राम टू इलस्ट्रेट द बडिंग इन हाइड्रा. हाइड्रा के अंदर आपको बडिंग बताना है, तो आपका आंसर जो होगा स्टूडेंट, देखिए कितना सुंदर सा डायग्राम मैं यहाँ आपके लिए एक स्लाइड लेके आई हूँ. बस आपको हाइड्रा का एक सुंदर सा यहाँ पे डायग्राम देना है, एक नीट और क्लीन स्ट्रक्चर बनाना है और उसकी प्रॉपर लेबलिंग करनी है. योर लेबलिंग शुड बी ऑलवेज इन अ प्रॉपर वन साइड वे. ठीक है, हमेशा वन साइड वे में आपको लेबलिंग करनी है, चारों तरफ यहाँ पे फैलाना कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो बस ये आपका 3 मार्क्स दिलाने में सफिशिएंट है. ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से. डायग्राम आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे आपके एग्जाम में. नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन द 3 ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड टू द इन द रिलेशन टू द ह्यूमन रिप्रोडक्शन. आपको यहाँ पे 6 टर्म दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे 3 टर्म को डिफाइन करना है, बट हम 6 के 6 पढ़ लेते हैं क्योंकि कोई भी टर्म यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड भी है. ओके, तो जो फर्स्ट वन है दैट इज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको मालूम है क्या होता है, यूनियन ऑफ द मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स. जब फीमेल और मेल गैमेट्स मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. क्या इसमें फॉर्म होता है, एक डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होता है. जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जबकि गैमेट्स हमेशा हैप्लॉयड होते हैं. ठीक है, नाउ इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन भी हमने अभी पढ़ा, क्या होता है इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो का फिक्सेशन होता है किसके अंदर में, यूट्रस के अंदर में. एम्ब्रियो को जब हम यूट्रस के अंदर में फिक्स करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन. और एम्ब्रियो का जो एक सेकेंड नाम है दैट इज ब्लास्टोसिस्ट स्टेज. तो अगर ब्लास्टोसिस्ट वहां पे लिख के आ गया तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ब्लास्टोसिस्ट मींस इट इज द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो. ठीक है, नाउ प्लेसेंटा. प्लेसेंटा के बारे में भी हमने पढ़ लिया. व्हाट इज द प्लेसेंटा, इट इज द लिंक बिटवीन द मदर एंड द एम्ब्रियो विच प्रोवाइड द नरिशमेंट एंड द वेस्ट डिस्पोजल फॉर द फीटस. ओके, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है. नाउ व्हाट इज द गेस्टेशन. गेस्टेशन की प्रोसेस क्या होती है, इट इज द पीरियड बिटवीन द conception of the birth of a live young one in the mammals that passed in the body of the mother. means जब डिलीवरी का टाइम आता है मदर में, डिलीवरी का टाइम आता है, बेबी के डिलीवरी का टाइम होता है, दिस प्रोसेस दिस पीरियड इज नोन एज गेस्टेशन. मतलब कि डिलीवरी के जस्ट पहले का टाइम, लेबर पेन के बाद का टाइम और डिलीवरी के जस्ट पहले का टाइम, द पीरियड इज नोन एज गेस्टेशन. व्हाट इज द पार्चुरेशन. व्हाट इज पार्चुरेशन. पार्चुरेशन इज द फिक्स प्रोसेस. ये एक वो पीरियड है जब बेबी का जन्म हो रहा होता है, मींस जब बेबी पैदा हो रहा होता है, दिस स्टेज इज नोन एज पार्चुरेशन. ध्यान रखना आपको. नाउ व्हाट इज ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन के बारे में मैंने अभी बताया कि हर 14 डेज पे, 13 और 14 डेज पे ओवरी के अंदर से एक एग रिलीज होता है, वेट करता है एक स्पर्म का. जब उसे स्पर्म नहीं मिलता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है स्टार्ट होती है. ठीक है, तो ओव्यूलेशन इज द पीरियड ऑफ 14 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे के पहले का पीरियड, मतलब बिफोर 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस इज द पीरियड इज नोन एज द ओव्यूलेशन. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट
आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में आपको वहाँ पे बताना है। ये जो डायग्राम मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टूडेंट, ये क्लास 12th का डायग्राम है, बट यहाँ पर शो करने का जो एक मोटो है मेरा, क्योंकि इन ईयर 2021 में प्री बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी डायग्राम से रिलेटेड, जो कि आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम, जो कि नॉर्मली आप अपना जो एनसीईआरटी का डायग्राम जो आपका नॉर्मली ये है, ये जो आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम में जो स्लाइड में शो रहा है, इसमें सिर्फ आपको फिलोपियन ट्यूब दिख रही है, आपको ओवरी दिख रही है, आपको यहाँ पे यूट्रस दिख रहा है, आपको यहाँ पे सर्विक्स दिख रही है, और आपको यहाँ पे विजाइना दिख रहा है, और कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट इसमें आपको नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी दिख रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर जो 2021 में प्री बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्या है, व्हाट इज दिस हेयर। ठीक है, इसको पूछा गया था। अब इसको आपको यहाँ पर तो मेंशन है नहीं, तो दिस इज नोन एज द फिम्ब्रियाई। ठीक है, तो ये है आपका फिम्ब्रियाई। फिलोपियन ट्यूब देखिए यहाँ पे, ये फिलोपियन ट्यूब है, और यहाँ पर भी दिस इज ऑल्सो अ फिलोपियन ट्यूब, बट ये मस्कुलर है, मसल से कवर है, और ये मस्कुलर नहीं है, ये एक पाइप की तरह आपको दिखाया है। दिस इज नोन एज द, ये आपका है यूटेराइन ट्यूब। ठीक है, जिसके अंदर में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो अकरिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे आपके हो गए फंडस, ऊपर का पार्ट है, ये आपका बीच में यूटेरस हो गया, दिस इज द सर्विक्स, दिस इज द वेजाइना, और यहाँ पर देखिए जो ये एक पार्ट यहाँ पे आपका जो कवर है, दिस इज 3 पार्ट यहाँ पे है। जो पहला लास्ट वन है दैट इज एंडोमेट्रियम। ठीक है, बीच वाला पार्ट है दैट इज मायोमेट्रियम, और जो फर्स्ट वन होता है स्टूडेंट, दिस इज, ये जो होता है दिस लेयर इज द पेरीमेट्रियम। ठीक है, कौन सी लेयर होती है, दिस इज द पेरीमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, तो ये आपको नाम याद रखने हैं। मैंने बहुत सारा यहाँ पे आपको मेंशन किया है डायग्राम के थ्रू, तो इसका एक पर्टिकुलर डायग्राम जो है आप ध्यान रखिएगा, और कोशिश करिएगा कि आप डायग्राम की जो लेबलिंग जिसमें बहुत अच्छी दी हुई है, वही डायग्राम आप यहाँ पे फोकस करें, ताकि आपके आंसर में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना हो जाए। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number is that draw a neat diagram of the germination of the pollen in the stigma, also labeled on the following parts। आपको एक डायग्राम जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन का डायग्राम देना है, जिसमें आपको कुछ पार्ट्स को यहाँ पे शो करना है, जो कि आपके हैं फीमेल जर्म सेल, पॉलन ट्यूब, ठीक है, और आपके हैं पॉलन ग्रेन, और आपके हैं मेल जर्म सेल। तो ये किसमें होते हैं, ये सारे पार्ट्स किसमें होंगे, बताइए जल्दी से। देखिए कितना सुंदर सा डायग्राम यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे इमेजिन हुआ है। तो आपको ये सुंदर सा डायग्राम वहाँ पे बनाना है। लेबलिंग हमेशा वन साइडेड करिएगा, ठीक है, और ध्यान रखिएगा आपको पार्ट्स को पर्टिकुलर डिफाइन करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये एक फर्टिलाइजेशन का डायग्राम जो प्लांट्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, ये आपको देना है। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट 3 मार्क्स में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ अ जर्मिनेशन सीड ऑफ लेवल द रेडिकल प्रूम्यूल एंड कॉटिलिडन। अब रेडिकल प्रूम्यूल और कॉटिलिडन किस में मिलता है, जल्दी से बताइए, किसमें, क्या खाते हो आप लोग, क्या खाते हो, अच्छे से मजे से क्या खाते हो। देखिए क्या खाते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये देखिए आप लोग क्या खाते हो, ये देखिए क्या खाते हो, चना खाते हो, कौन सा, ब्लैक चना, ब्लैक ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में भी मैंने दोनों तरह का बनाया है, एक आपका पूरा प्रॉपर ग्राम है, और दूसरा उसका जो एलिस का स्ट्रक्चर है वो भी है। तो आपको इसमें डायग्राम में देखिए ऊपर जो चेलेजल है, नीचे माइक्रोपाइल है, ठीक है ना, हाइलम है, और यहाँ पर एलिस के स्ट्रक्चर में आपको प्लूम्यूल भी दिख रहे हैं, रेडिकल्स भी दिख रहे हैं, ठीक है ना, और कॉटिलिडन्स भी दिख रहे हैं। तो 2 पार्ट जो है वो कॉटिलिडन है, ठीक है, नीचे आपका अब रेडिकल है, ऊपर में यहाँ पे आपका प्लूम्यूल है। तो ये आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, रेडिकल इट इज द फॉर्म द फर्स्ट रूट ऑफ द सीडलिंग, प्लूम्यूल क्या होता है, इट ग्रोज द फॉर्म ऑफ द सूट एंड द सीडलिंग, एंड कॉटिलिडन्स क्या होते हैं, स्टोर द फूड, फूड का स्टोरेज होता है कॉटिलिडन्स के अंदर में। Okay, so according to question you can define your answer, you can justify your answer. Okay, now we will move to our next question. Give the reason why the following process are differentiate between each other। यहाँ पे कुछ मैं 3 डिफरेंशिएशन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, जो एक दूसरे से आपको डिफरेंशिएट करना है। पहला है फिजन इन अमीबा एंड प्लाज्मोडियम। अमीबा में बाइनरी फिजन आपको बताना है, और प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन आपको बताना है। दोनों में आपको डिफरेंशिएट करना है, आपकी बुक में आंसर मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 डिफरेंशिएशन दिए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आपको अपना पहला वाला भी डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सेकेंड है आपका रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो रीजनरेशन किसमें होता है, प्लेनेरिया के अंदर में, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन किसमें होगा,
आपका जो स्पायरोगैरा होता है उसके अंदर में आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे रीजेनरेशन फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस फटाफट देख लेते हैं। The process, it is the ability to repair the injured part of grow of the lost part. ठीक है। Now fragmentation, it is the breaking of the body of an organism into two or more function of the part. रीजनरेशन में नेक्स्ट है आपका सेल एबिलिटी टू रीजनरेट। सेल के अंदर एबिलिटी होती है खुद को रीजनरेट करने की, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द जो आपके अकरेंस ऑफ द स्टेम सेल एंड द डिफ्रेंशिएटेड विद द सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने भी डिफ्रेंशिएशन पार्ट लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यू कैन डिफ्रेंशिएट बोथ ऑफ ईच अदर। ओके, नाउ सेकेंड जो आपका नेक्स्ट आपका फॉर्मेशन है दैट फिजन और फ्रेगमेंटेशन का मैं लेके आई हूँ, जो कि फ्रेगमेंटेशन आप स्पायरोगैरा में दे सकते हैं और फिजन आप इसमें दे सकते हैं अमीबा में। ठीक है, और दोनों की प्रोसेस आपको मालूम है प्रॉपरली, आपको जो आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखी है वही फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक। ओके, नाउ वी विल फाउंड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो आपका है ये लॉन्ग आंसर टाइप में मैं लेके आई हूँ। लॉन्ग आंसर टाइप में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। और देखिए 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल करके आप देने लगे हैं, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। पार्ट्स में डिवाइड है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, नेम द पार्ट लेबल्ड द ए बी सी डी एंड ई। यहाँ पे कौन सी चीज को ए बी सी डी और ई क्या दिया है भैया आपका ये। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। आपको ए बी सी डी ई को डिफाइन करना है। तो ए आपको क्या करेगा, ए का नाम अपने 1 का नाम क्या है, फिलोपियन ट्यूब। ठीक है, 2 का नाम आपका क्या हो गया, ओवरी। 3 क्या हो गया, यूटेरस। ठीक है, नाउ सर्विक्स, नाउ वेजाइना। तो ये तो आपको नाम पता ही है यहाँ पे जो आंसर 1 में यहाँ मेंशन है। नाउ आपको यहाँ पे फंक्शन बताना है। तो प्रोडक्शन ऑफ एन एग, एग का प्रोडक्शन किसमें होता है भाई, अंडा किसके अंदर में बनता है, तो ओवरीज। ठीक है, तो पहला आंसर होगा हमारा एक प्रोडक्शन ऑफ एग इज ओवरी। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस किसके अंदर में होती है, यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब के अंदर में। ठीक है, इम्प्लांटेशन किसका होता है, इम्प्लांटेशन हम किसका करते हैं, एम्ब्रियो का, जायगोट का। जायगोट के बाद में क्या बनता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन किसमें करेंगे, यूटरस के अंदर में। तो आंसर इज दैट यूटरस। नाउ थर्ड है आपका, व्हाट इज हैपन व्हेन द लाइनिंग ऑफ यूटरस, जो यूट्रस के अंदर में जब लाइनिंग आने लगेगी बिफोर रिलीजिंग द फर्टिलाइज्ड एग। जब यूट्रस के अंदर में लाइनिंग आएगी बिफोर रिलीजिंग द फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग की रिलीजिंग के बाद में जब यूट्रस की लाइनिंग बनने लगेंगी तो क्या होगा स्टूडेंट, द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस स्लोली ब्रेक डाउन टू कम्स थ्रू द विजाइना एंड ब्लड एंड द म्यूकस। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज दैट इफ नो फर्टिलाइजेशन अकर, अगर फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होगा तो कोई फर्टिलाइजेशन अगर अकर नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगी, और फर्टिलाइजेशन अगर अकर होगा तो जो एम्ब्रियो होगा वो फॉर्म होगा, मतलब कि जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि आपको लॉन्ग आंसर्स में दे सकते हैं। तो यू कैन जस्टिफाई योर आंसर ओनली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ स्टूडेंट कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज आपके साथ डिस्कस करने का यही पर्पस है कि आपको अपना आंसर कितना लिखना है। ठीक है, और मार्क्स को कितने अच्छे से स्कोर करना है। तो ये सारी चीजें वेरी करती हैं मार्क्स को स्कोर करने के लिए। नाउ मूव टू अवर लास्ट क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका है 5 मार्क्स का। ड्रॉ अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। अगर किसी साल नहीं पूछा गया है तो फिर अब नेक्स्ट ईयर पूछा ही जाएगा। ठीक है, या इस अगर पिछले साल नहीं पूछा गया तो इस ईयर जरूर पूछा जाएगा। ये परमानेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्लावर का आपको सेक्शन कटिंग का डायग्राम यहाँ पे देना है और कुछ पार्ट्स को वहाँ पे हाईलाइट करना है। सबसे पहला है पार्ट्स दैट प्रोड्यूस द पॉलन ग्रेन्स, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। पार्ट दैट द ट्रांसफर मेल गैमिट्स, कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं फीमेल गैमिट्स की तरफ में। स्टकी पार्ट्स कौन सा होता है, पॉलन ग्रेन्स का। एंड पार्ट्स दैट आर डेवलप इनटू द फ्रूट्स। तो यहाँ पे सारे आंसर यहाँ पे मेंशन है। डायग्राम आपको कौन सा बनाना है, तो ये देखिए एक सुंदर सा डायग्राम मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। यहाँ पे इन्होंने 4 पार्ट्स पूछे हैं, आपको यहाँ पे मैं बहुत सारे पार्ट्स लेके आई हूँ जो आपको मेंशन करने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 नंबर पे क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है, एक स्टिकी पार्ट है जो कि इन एंथर्स को चिपका लेता है अपने ऊपर में। दीज आर द एंथर, जो 5 नंबर पे ये एंथर है, मेल पार्ट है। ठीक है, दिस इज द स्टाइल। ठीक है,
ये आपकी हो गई स्टाइल। इसी के अंदर से जो मेल गैमीट्स है वे फीमेल की तरफ में एंटर करते हैं, ठीक है। नाउ जो सेकेंड पार्ट है आपके ग्रीन कलर का जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज द ओवरी एंड दिस इज द ओव्यूल। दिस पार्ट इज नोन एज द सेपल, ठीक है। दिस इज द पेटल, दिस इज द सेपल, ठीक है। तो आप, और दिस इज द पेडिकल, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका पूरी लेबलिंग यहाँ पे प्रॉपर कर सकते हैं, और ये आपका पूरा विथ डायग्राम आपका फंक्शन यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। जो भी डाउट्स हैं स्टूडेंट, जो भी आपके प्रॉपर इस टॉपिक में डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स को, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और आप शेयर करिए क्वेश्चंस को अपने और फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और ऑब्वियसली कि मैंने अभी तक क्लास 10th का कोई कंटेंट अपलोड नहीं किया है, बिकॉज मैं अभी बिजी थी, 12th के कंटेंट पे फोकस कर रही थी। बट जो भी स्टूडेंट अभी 2022 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो ऑब्वियसली बात है कि मेरे कंटेंट को नहीं फॉलो कर पाए हैं। बट जो नेक्स्ट ईयर फ्रेश जो आपका कंटेंट मैं लेके आऊँगी 23 में, जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे वो ज़रूर मेरे कंटेंट को देखेंगे। और साइंस को मैं बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर कराऊंगी, एक एक पॉइंट्स को, एक एक टॉपिक को बहुत ईजिली कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगी, ठीक है। तो आप लोग फॉलो करिए वीडियोस को, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अच्छे से एग्जाम दीजिए स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ाई जो होती है वही आपको एक सक्सेस तक पहुंचाएगी। तो इस मेहनत से मत भागिए। बोर्ड एग्ज़ाम तो हर साल आएंगे, हर साल 10th के बोर्ड एग्ज़ाम दे होंगे, बट हर साल आप 10th के बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दोगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, सो क्रैक दिस एग्ज़ाम with your intelligence mind. Okay, so keep watching to Be Biting and follow my videos. Thank you and Jai Hind. Thank you.